नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा उद्देश्य है आपको विश्व साहित्य से परिचित करवाना और कुछ ऐसी कहानियां सुनाना जो आपके मनोरंजन के साथ आपका ज्ञान भी बढ़ाएं। कुछ ऐसी ही दिलचस्प कहानियां मैं आपके लिए लाती रहूंगी जो कभी आपके चेहरे पर मुस्कान लाएंगी, कभी थोड़ा डराएंगी, कभी थोड़ी सिहरन पैदा करेंगी, कभी थोड़ा हंसाएंगी, पर आपको पसंद जरूर आएंगी। सुनते रहिए महान लेखकों की महान कलाकृतियां इस चैनल पर। आज की कहानी का शीर्षक है द लास्ट लीफ, आखिरी पत्ता। ओ हेनरी के बारे में हम पहले ही अपने कई वीडियोस में जान चुके हैं। इनका मूल नाम विलियम सिडनी पॉटर था। इनका जन्म 11 सितंबर 1862 में अमेरिका के ग्रीन्सबोरो नॉर्थ कैरोलिना में हुआ था। वे आमतौर पर अमेरिकी लघु कथा लेखक के रूप में जाने जाते हैं। कहानी का उद्देश्य हमें यह दिखाता है कि किसी व्यक्ति के लिए इच्छा शक्ति, विल पावर और आशा यानी कि होप का होना कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। वॉशिंगटन चौक के पश्चिम की ओर एक छोटा सा मोहल्ला था जिसमें टेढ़ी मेढ़ी गलियों के जाल में कई बस्तियां बसी हुई थी। ये बस्तियां बिना किसी तरतीब के बिखरी हुई थी। कहीं कहीं सड़क अपना ही रास्ता 2-3 बार काट जाती थी। इस टूटे फूटे और विचित्र ग्रीनविच विलेज नामक मोहल्ले में दुनिया भर के कलाकार आकर इकट्ठा होने लगे। वे सबके सब उत्तर दिशा में खिड़कियां, 18वीं सदी के मेहराबें, छत के कमरे और सस्ते किरायों की तलाश में थे। वे बस छठी सड़क से कुछ कांसे के लोटे और टिन की तश्तरियां खरीद लाए और अपनी गृहस्थी बसा ली। एक नीचे से मकान की तीसरी मंजिल पर सू और जॉन्सी का स्टूडियो था। एक मेन से आई थी, दूसरी कैलिफोर्निया से। दोनों की मुलाकात 8वीं सड़क के एक अत्यंत सस्ते होटल में हुई थी। दोनों की कला रुचि और खाने पीने की पसंद में इतनी समानता थी कि दोनों के मिले जुले स्टूडियो का जन्म हो गया। उन्होंने मई के महीने से एक साथ रहना शुरू कर दिया। नवंबर की सर्दियों में एक अज्ञात अजनबी ने, जिसे डॉक्टर लोग निमोनिया कहते हैं, मोहल्ले में डेरा डालकर अपनी बर्फीली उंगलियों से लोगों को छेड़ना शुरू कर दिया। पूर्वी इलाके में तो इस सत्यानाशी ने 20 लोगों की बलि लेकर तहलका मचा दिया था, परंतु पश्चिम की तंग गलियों वाले जाल में उसकी चाल कुछ धीमी पड़ गई। मिस्टर निमोनिया स्त्रियों के साथ भी कोई रियायत नहीं करते थे। कैलिफोर्निया की आंधियों से जिसका खून फीका पड़ गया हो, ऐसी किसी दुबली पतली लड़की का इस भीमकाय फुकारते दैत्य से कोई मुकाबला तो नहीं था। फिर भी उसने जॉन्सी पर हमला बोल दिया। वह बेचारी चुपचाप अपनी लोहे की खाट पर पड़ी रहती और शीशे की खिड़की में से सामने के ईंटों के मकान की कोरी दीवारों को देखा करती थी। एक दिन उसका इलाज करने वाले बूढ़े डॉक्टर ने थर्मोमीटर झटकते हुए सू को बाहर के बरामदे में बुलाकर कहा, उसके जीने की संभावना रुपए में 2 आना है। वह भी तब जब उसकी इच्छा शक्ति बनी रहे। जब लोगों के मन में जीने की इच्छा ही नहीं रहती और वे मौत का स्वागत करने को तैयार हो जाते, तो उनका इलाज डॉक्टर धनवंतरी भी नहीं कर सकते। इस लड़की के दिमाग पर भूत सवार हो गया कि वह अब अच्छी नहीं होगी। क्या उसके मन पर कोई बोझ है? सो बोली, और तो कुछ नहीं, पर किसी रोज नेपल्स की खाड़ी का चित्र बनाने की उसकी प्रबल आकांक्षा है। चित्र? मैं पूछ रहा था कि क्या उसके जीवन में कोई ऐसा आकर्षण है जिससे जीने की इच्छा तीव्र हो जाए, जैसे कोई नौजवान? बिच्छू के डंक की सी चुभती आवाज में सू बोली, नौजवान, पुरुष और प्रेम छोड़ो भी। नहीं डॉक्टर साहब, वैसी कोई बात नहीं है। तख्ते पर कागज लगाकर वह किसी पत्रिका की कहानी के लिए कलम स्याही से एक तस्वीर बनाने बैठी। नवोदित कलाकारों को कला की मंजिल तक पहुंचने के लिए पत्रिकाओं के लिए तस्वीरें बनानी ही पड़ती हैं। जैसे साहित्य की मंजिल तक पहुंचने के लिए नवोदित लेखकों को पत्रिकाओं की कहानियां लिखनी पड़ती हैं। जैसे ही स्यू एक घुड़सवार जैसा ब्रीजर्स पहने, एक आंख का चश्मा लगाए किसी इदाहो के गडरिये के चित्र की रेखाएं बनाने लगी, उसे एक धीमी आवाज अनेक बार दोहराती सी सुनाई दी। वह शीघ्र ही बीमार के बिस्तर के पास आ गई। जॉन्सी की आंखें खुली थी।
वह खिड़की से बाहर देख रही थी और कुछ गिनती बोल रही थी, लेकिन वह उल्टा जाप कर रही थी। वह बोली 12, कुछ देर बाद 11, फिर 10 और 9, उसके बाद 1 7 8 7। सू ने उत्कंठा से खिड़की के बाहर नजर डाली। वहां गिनने लायक क्या था? एक खुला बंजर चौक या 20 फीट दूर ईंटों के मकान की कोरी दीवार, एक पुरानी ऐंठी हुई जड़ें निकली हुई सदाबहार की बेल दीवार की आधी ऊंचाई तक चढ़ी हुई थी। सर्दी की ठंडी सांसों ने उसके शरीर की पत्तियां तोड़ ली थी और उसकी कंकाल शाखाएं एकदम उखड़ी उन टूटी फूटी ईंटों से लटक रही थी। सू ने पूछा, क्या हुआ जॉन्सी? अत्यंत धीमे स्वर में जॉन्सी बोली, 6। अब वे जल्दी जल्दी गिर रही हैं। 3 दिन पहले वहां करीब 100 थी। उन्हें गिनते गिनते सिर दुखने लगता था। लो, वे एक और गिरी। अब बची सिर्फ 5। 5 क्या जॉन्सी, 5 क्या? अपनी सू को तो बता। पत्तियां, उस बेल की पत्तियां। जिस वक्त आखिरी पत्ती गिरेगी मैं भी चली जाऊंगी। मुझे 3 दिन से इसका पता है। क्या डॉक्टर ने तुम्हें नहीं बताया? अत्यंत तिरस्कार के साथ सू ने शिकायत की, ओह, इतनी बेवकूफ लड़की तो मैंने कहीं नहीं देखी। तेरे ठीक होने का इन पत्तियों से क्या संबंध है? तू उस बेल से प्यार करती है क्या? क्यों? इसलिए? बदमाश, अपनी बेवकूफी बंद कर। अभी सुबह ही तो डॉक्टर ने बताया था कि तेरे जल्दी से ठीक होने की संभावना। ठीक किन शब्दों में कहा था? हाँ, कहा था संभावना रुपए में 14 आना है। और न्यूयॉर्क में जब हम किसी टैक्सी में बैठते हैं या किसी नई इमारत के पास से गुजरते हैं, तब भी जीने की संभावना इससे अधिक नहीं रहती। अब थोड़ा शोरबा सूप पीने की कोशिश कर और अपनी सूप को तस्वीर बनाने दे, ताकि उसे संपादक महोदय के हाथों बेचकर वह अपनी बीमार बच्ची के लिए थोड़ी दवा दारू और खुद के पेट के लिए कुछ रोटी पानी ला सके। अपनी आंखों की खिड़की को बाहर टिकाए जॉन्सी बोली, तुम्हें अब मेरे लिए शोरबा लाने की जरूरत नहीं। वह एक और गिरी। नहीं, मुझे शोरबे की जरूरत नहीं, अब सिर्फ 4 रह गई। अंधेरा होने से पहले उस आखिरी पत्ती को गिरते हुए देख लूं बस, फिर मैं भी चली जाऊंगी। सू जॉन्सी से बोली, प्यारी जॉन्सी, तुझे वादा करना होगा कि तू आंखें बंद रखेगी जब तक मैं काम करती रहूं। खिड़की से बाहर नहीं देखेगी। कल तक ये तस्वीर पहुंचानी है। मुझे रोशनी की जरूरत है, वरना मैं अभी खिड़की बंद कर देती। जॉन्सी ने बेरुखी से पूछा, क्या तुम दूसरे कमरे में बैठकर तस्वीरें नहीं बना सकती? सू ने कहा, मुझे तेरे पास ही रहना चाहिए। इसके अलावा मैं तुझे उस बेल की तरफ देखने देना नहीं चाहती। किसी गिरी हुई मूर्ति की तरह निश्चल और सफेद जॉन्सी अपनी आंखें बंद करती हुई बोली, काम खत्म होते ही मुझे बोल देना, क्योंकि मैं उस आखिरी पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। अब अपनी हर पकड़ को ढीला छोड़ना चाहती हूँ और उन बेचारी थकी हुई पत्तियों की तरह तैरती हुई नीचे, बिल्कुल नीचे चली जाना चाहती। सू ने कहा, तू सोने की कोशिश कर। मैं खान में मजदूर का मॉडल बनाने के लिए उस बेयरमैन को बुला लाती हूँ। अभी 1 मिनट में आई। जब तक मैं ना लौटूं तो हिलना मत। बूढ़ा बेयरमैन उनके नीचे के कमरे में ही रहता था। वह भी चित्रकार था। उसकी उम्र 60 साल से भी अधिक थी। उसकी दाढ़ी माइकल एंजेलो की तस्वीर के मोजेस की दाढ़ी की तरह किसी बदशक्ल बंदर के सिर से किसी भूत के शरीर तक लहराती मालूम होती थी। बेयरमैन एक असफल कलाकार था। 40 वर्षों से वह साधना कर रहा था, लेकिन अभी तक अपनी कला के चरण भी नहीं छू सका था। वह हर तस्वीर को बनाते समय यही सोचता था कि यह उसकी उत्कृष्ट कृति होगी, बेस्ट पिक्चर, पर कभी भी वैसी बना नहीं पाता। इधर कई वर्षों से उसने व्यवसायिक या विज्ञापन चित्र बनाने के सिवाय यह धंधा ही छोड़ दिया था। उन नवयुवक कलाकारों के लिए मॉडल बनकर जो किसी पेशेवर मॉडल की फीस नहीं चुका सकते थे, वह आजकल अपना पेट भरता था। कभी कभी वह जरूरत से ज्यादा शराब पी लेता और अपनी उस उत्कृष्ट कृति के विषय में बकवास करता जिसके सपने वह संजोता था। वैसे वह बड़ा खूंखार बूढ़ा था जो नम्र आदमियों का जोरदार मजाक उड़ाता और खुद को इन दोनों जवान कलाकारों का पहरेदार समझा करता था। सू ने बेहरामन को उसके अकेले अंधेरे घर में पाया। उसमें से बेर की गुठलियों की सी गंध आ रही थी। एक कोने में एक कोरा कैनवस पड़ा था, जैसे 25 सालों से अपनी पहली रेखा के अंकन का इंतजार कर रहा है। उसने बूढ़े को बताया कैसे जॉन्सी उन पत्तों के साथ अपने पत्ते जैसे
कोमल शरीर का संबंध जोड़कर उनके समान बह जाने की भयभीत कल्पना करती है और सोचती है कि उसकी पकड़ संसार पर ढीली हो जाएगी। बूढ़े बैरमैन ने इन मूर्ख कल्पनाओं पर गुस्से से आंख निकालकर अपना तिरस्कार व्यक्त किया। वह बोला, क्या कहा? क्या अभी तक दुनिया में ऐसे मूर्ख भी हैं जो सिर्फ इसलिए कि एक उखड़ी हुई बेल से पत्ते झड़ रहे हैं, अपने मरने की कल्पना कर लेते हैं? मैंने तो ऐसा कहीं नहीं सुना। मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफ पागलों के लिए कभी मॉडल नहीं बन सकता। तुमने उसके दिमाग में इस बात को घुसने ही कैसे दिया? अरे बेचारी जॉन्सी। सू ने कहा, वह बीमारी से बहुत कमजोर हो गई है। बुखार के कारण उसके दिमाग में ऐसे अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। अच्छा, बूढ़े बैरमैन ने कहा। और फिर सू ने कहा, अगर तुम मेरे लिए मॉडल नहीं बनना चाहते तो मत बनो। बैरमैन चिल्लाया, तू तो लड़की की लड़की ही रही। किसने कहा कि मैं मॉडल नहीं बनूंगा? चल, मैं तेरे साथ चलता हूँ। आधे घंटे से यही तो कह रहा हूँ कि भाई चलता हूँ। लेकिन एक बात कहूँ, यह जगह जॉन्सी जैसी अच्छी लड़की के मरने लायक नहीं है। किसी दिन मैं जब अपनी उत्कृष्ट कलाकृति बना लूंगा तब हम सब यहाँ से चलेंगे, समझी? हाँ। जब वे लोग ऊपर पहुंचे तो जॉन्सी सो रही थी। सू ने खिड़कियों के पर्दे गिरा दिए और बैरमैन को दूसरे कमरे में ले गई। वहां से उन्होंने भयभीत दृष्टि से खिड़की के बाहर उस बेल की ओर देखा। फिर उन्होंने बिना एक भी शब्द बोले एक दूसरे को देखा। अपने साथ बर्फ लिए हुए ठंडी बरसात लगातार गिर रही थी। एक केतली को उल्टा करके उस पर नीली कमीज में बैरमन को बिठाया गया, जिससे वह चट्टान पर बैठे हुए किसी खान के मजदूर का मॉडल बन जाए। 1 घंटे की नींद के बाद जब दूसरे दिन सुबह सू की आंख खुली तो उसने देखा जॉन्सी जड़ होकर खिड़की के हरे पर्दे की ओर आंखें फाड़कर देख रही है। सुसुराहट के स्वर में उसने आदेश दिया, पर्दे उठा दो, मैं बाहर देखना चाहती हूँ। विवश होकर सू को मानना पड़ा। लेकिन यह क्या? रात भर वर्षा, आंधी, तूफान और बर्फ गिरने पर भी ईंटों की दीवार से लगी हुई उस बेल में एक पत्ती थी। अपने डंठल के पास कुछ गहरी हरी, लेकिन अपने किनारों के आसपास थकावट और झड़ने की आशंका लिए वह पीली पीली पत्ती जमीन से कोई 20 फुट ऊंचाई पर अभी तक अपनी डाली से लटक रही थी। जॉन्सी ने कहा, यही आखिरी है। मैंने सोचा था यह रात में जरूर ही गिर जाएगी। मैंने तूफान की आवाज भी सुनी। खैर, कोई बात नहीं, यह आज गिर जाएगी तो उसी समय मैं भी मर जाऊंगी। तकिए पर अपना थका हुआ चेहरा झुकाकर सू बोली, क्या कहती है पागल? अपना नहीं, कम से कम मेरा ख्याल रख। मैं क्या करूंगी? पर जॉन्सी ने कोई जवाब नहीं दिया। इस दुनिया की सबसे अकेली वस्तु यह आत्मा है, जब वह अपनी रहस्यमयी लंबी यात्रा पर जाने की तैयारी में होती है। ज्यों ज्यों संसार और मित्रता से बांधने वाले जॉन्सी के बंधन में ढीले पड़ते जा रहे थे, त्यों त्यों उसकी कल्पना ने उसे अधिक जोर से जकड़ना शुरू कर दिया था। दिन बीत गया। संध्या के धीमे प्रकाश में भी दीवार से लगी हुई बेल से लटका हुआ वह पत्ता उन्हें दिखाई देता रहा। पर तभी रात पड़ने के साथ साथ उत्तरी हवाएं फिर से चलने लगी। वर्षा की झाड़ियां खिड़की से टकराकर छज्जे पर बह आई। रोशनी होते ही निर्दयी जॉन्सी ने आदेश दिया, पर्दे उठा दिए जाएं। बेल में पत्ती अब तक मौजूद थी। जॉन्सी बहुत देर तक उसी को एकटक देखती रही। उसने सू को पुकारा, जो किचन में स्टोव पर मुर्गी का शोरबा बना रही थी। जॉन्सी बोली, सू, मैं बहुत ही खराब लड़की हूँ। कुदरत की किसी शक्ति ने उस अंतिम पत्ती को वहीं रोककर मुझे यह बता दिया कि मैं कितनी दुष्ट हूँ। इस तरह मरना तो पाप है। ला मुझे थोड़ा सा शोरबा दे और कुछ दूध में जहर मिलाकर ला दे। पर नहीं, उससे पहले मुझे जरा शीशा दिखा और मेरे सिरहाने कुछ तकिए लगा ताकि मैं बैठे बैठे तुझे खाना बनाते हुए देख सकूं। कोई 1 घंटे बाद वह बोली, सू, मुझे लगता है मैं कभी ना कभी नेपल्स की खाड़ी का चित्र जरूर बनाऊंगी। शाम को डॉक्टर साहब फिर आए। सू कुछ बहाना बनाकर उनसे बाहर जाकर मिली। सू के दुर्बल कांपते हाथों को हाथों में लेकर डॉक्टर साहब बोले, अब संभावना 8 आना मानी जा सकती है। अगर सब ठीक रहा तो तुम जीत जाओगी। अब मैं नीचे की मंजिल पर एक दूसरे मरीज को देखने जा रहा हूँ। क्या नाम है उसका? हाँ, बैरमन। शायद कोई कलाकार है। निमोनिया हो गया उसे भी। अत्यंत दुर्बल और बूढ़ा आदमी है और ठंड जोरों की लगी है। बचने की कोई संभावना नहीं है। आज उसे अस्पताल भिजवा दूंगा, वहां आराम ज्यादा मिलेगा। दूसरे दिन डॉक्टर ने सू से कहा, जॉन्सी अब खतरे से बाहर है। तुम्हारी जीत हुई।
तुमने उसकी बहुत अच्छी देखभाल की, अब तो तुम्हें देखभाल की जरूरत है। उस दिन शाम को सू जॉन्सी के पलंग के पास आकर बैठ गई। वह नीली ऊन का एक बेकार सा गुलबंद निश्चित होकर बुन रही थी। उसने तकिए के उस ओर से अपनी बाह सू के गले में डाल दी। सू बोली, मेरी भोली बिल्ली, तुझसे एक बात कहनी है। आज सुबह अस्पताल में मिस्टर बेरमन की निमोनिया से मृत्यु हो गई। वह सिर्फ 2 रोज बीमार रहे। परसों सुबह ही चौकीदार ने उसे अपने कमरे में दर्द से तड़पता पाया था। उसके कपड़े, यहाँ तक कि जूते भी पूरी तरह से भीगे हुए बर्फ के समान ठंडे हो रहे थे। कोई नहीं जानता ऐसी भयानक रात में वे कहाँ गए थे, लेकिन उनके कमरे से एक जलती हुई लालटेन, 2-4 ब्रश और फलक पर कुछ हरा और पीला रंग मिलाया हुआ मिला। जरा खिड़की से बाहर तो देख, दीवार के पास की उस अंतिम पत्ती को। क्या तुझे कभी आश्चर्य नहीं हुआ कि इतनी आंधी और तूफान में भी वह पत्ती हिलती क्यों नहीं? प्यारी सखी, यही बैरमन की उत्कृष्ट कलाकृति थी। जिस रात को अंतिम पत्ती गिरी, उसी रात उसने उसका निर्माण किया था। कहानी का मुख्य विषय है उम्मीद। लेखक यह दिखाना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति के लिए इच्छा शक्ति और उम्मीद का होना कितना जरूरी है। जॉन्सी को नई उम्मीद मिलती है जब वह देखती है कि जिस पत्ते से उनके भाग्य का फैसला होगा, वह नहीं गिर रहा है। इससे पता चलता है कि एक छोटी से छोटी उम्मीद भी किसी व्यक्ति के दिल में आशा का दीप जला सकती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल।